हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इधर किचन में माही ने वाइन कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बड़ा की खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ वहाँ पर रखे टेबल पर वैशाली बैठी काजू को काटते हुए, तुमको हलवा बनाना आता है कि नहीं? माही जो कि सारे सामान को निकाल रही थी, वैशाली की बात सुनकर बोली, मुझे हलवा बनाना आता है। और काका बनाना आता है तुमको? वैशाली ने माही की तरफ देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में माही अपने दांत दिखाते हुए बोली, एक्चुअली मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। बस शादी से कुछ दिन पहले दादू ने मुझे खीर, हलवा और गाजर का हलवा बनाना सिखाया। वैशाली माही की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, हम तुमको बता रहे हैं, ये जो काजू काट रहे हैं ना, इस सबको सब लोगों में डालना, बस इस घर के जो बड़े बेटे हैं ना, उनमें नहीं डाल, उनको नहीं एलर्जी है। माही वैशाली की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए समझ गई, और किसी को एलर्जी नहीं है ना? छोटे लल्ला को है, दोनों बाप बेटे को, फिर किसी को नहीं है, वैशाली ने जवाब दिया। जिसे सुनकर माही अपना सिर हिला देती और महक आरती की थाली लाकर माही को देते हुए कहती है, चलो पहले रसोई शुरू करते हैं। माही अपना सिर हिला रसोई की पूजा करने के बाद हलवा बनाना शुरू कर देती है। वैशाली माही का हाथ बटाते हुए बोली, एक बात बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है? माही वैशाली के सवाल पर कढ़ाई में कलछी चलाते हुए वैशाली से बोली, वो तो सो रहे हैं। अभी तक सो रहा था? लगता है रात को जाग रहा था, वैशाली ने शरारत में कहा। जिसे सुनकर माही अपना सिर जल्दी में नहीं में हिलाते हुए बोली, वो कोई मीटिंग ले रहे थे, हमारा कुछ ऐसा नहीं है। वैशाली और कुछ कहते उससे पहले महक उसके कंधों पर हाथ रखकर अपना सिर नहीं में हिला देती और माही से कहती, माही बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो किसी से भी शेयर कर सकती है। महक की बात पर माही अपना सिर हिला देती है और लोग चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद माही अपने कमरे में आती है तो देखती है चित्रांग बिजनेस सूट में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। चित्रांग मिरर में माही को देखकर मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो उसकी नज़र सीधा माही के कमर पर चली जाती है, जो कि साड़ी की वजह से दिख रही थी। माही चित्रांग को खुद को देखता हुआ पाकर बोली, क्या हुआ? माही के अचानक सवाल पर चित्रांग वापस अपने सेंस में आते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ भी तो नहीं, तुम जल्दी उठ गई। माही चित्रांग की बात सुनकर क्लोजेट से कपड़े निकालते हुए, जल्दी नहीं उठी हूँ, मैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पर उठी हूँ। आप लेट से उठे हो, मेरी तो पहली रसोई भी हो गई, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। चित्रांग माही की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, लेकिन तुम ये कपड़े क्यों निकाल रही हो? माही अपने हाथ में पूरे पहने चूड़े की तरफ देखने के बाद अपने हाथ में पहने अंगूठियों को निकाल कर मिरर के सामने रख देती और अपना कोट को पकड़ते हुए कहती है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। माही की बात पर चित्रांग थोड़ा हैरान होकर बोला, लेकिन आज तो सारे रिट्यूल्स है ना? चित्रांग की बात पर माही उसकी तरफ देखते हुए, जैसे किसी इमरजेंसी मीटिंग आ जाने पर आप अपने ऑफिस को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल उसी तरह किसी इम्पोर्टेंट पेशेंट के आ जाने पर अपने फ़र्ज को नहीं छोड़ सकते। जिसे सुनकर चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, और भाभी को लेकर भाई जाएंगे, तुम उनका चेकअप कर देना। माही चित्रांग की बात पर उसके नज़दीक आकर उसके शर्ट के एक बटन को लगाकर बोली, तुम फॉर्मल में हॉट लगते हो। चित्रांग माही के कम्प्लीमेंट को सुनकर अपने आप को कंट्रोल करते हुए, तुम भी खूबसूरत लग रही हो साड़ी में। जिसे सुनकर माही अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, अच्छा, वेस्टर्न क्लॉथ्स में हॉट नहीं लगती? चित्रांग माही की बात सुनकर 2 मिनट चुप रहकर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? माही चित्रांग की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या? शादी है, सोच कर तुमने अपने चेहरे पर कोई उटपटांग हरकत की है क्या? बालों को तो स्ट्रेट करवाया है, लेकिन तुम्हारा फेस अलग लग रहा है, क्यों? चित्रांग ने पूछा। जिसके जवाब में माही चित्रांग से दूर होते हुए, बहुत बुरे आदमी हो तो कभी भी किसी लड़की से ये नहीं पूछना चाहिए कि उसने ब्यूटी पार्लर जाकर क्या करवाया, लेकिन तुम तो पहले ज़्यादा क्यूट लगती थी, अभी अच्छी नहीं लग रही। चित्रांग ने सीधा सा जवाब दिया, जिस पर माही अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैंने अपने आईब्रो को शेप दिया था, पहले ध्यान नहीं देती थी, और होठों को भी शेप दिया है सर्जरी करवा के, इसलिए अलग अलग रही हूँ। चित्रांग माही की बात पर उसके गुलाबी होठों को देखते हुए अपना सलाइवा निगल कर बोला, नहीं करना चाहिए था, ये तो धोखा हुआ ना। काहे का धोखा? अरेंज मैरिज में सब चलता है, जितना सच नहीं होता उससे ज़्यादा झूठ होते हैं। देखो मेरा पति तो कोई और है, कितना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। माही ने अपने बालों को समेटते हुए कहा। जिसे सुनकर चित्रांग घूर कर उसकी तरफ देखता है। जब उसकी नज़र माही के गर्दन पर बने टैटू पर जाती है, चित्रांग उसे टैटू को अचानक छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो माही उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, क्या ठीक से बात कर लिया तो एडवांटेज उठा रहे हो? चित्रांग माही की डरावनी आवाज़ पर अपने हाथ को पीछे करते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, एडवांटेज नहीं उठा रहा था, तुम्हारा नेक पर टैटू बना है। माही अपने गाल पर हाथ रख के चित्रांग से बोली, मुझे अच्छी लगी तो बनवा ली, जगह नहीं मिला तो
चित्रांग माही के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बहुत सारे जगह होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बकवास था। ओए ओ हेलो, मेरी टैटू बहुत अच्छी है, बकवास कहने की कोशिश मत करो। माही ने अपने कोट को उठाते हुए कहा, जिस पर चित्रांग उसके गले को फिर से देखता है, जहाँ पर एक लड़की नेक अपने सीने को ढक कर खड़ी हुई थी और उसके नीचे में रेयर लिखा हुआ था। चित्रांग को अपना गला सूखता हुआ सा महसूस होने लगता है, जिस कारण वो जल्दी से अपनी नज़रें फिराकर बैग उठाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। माही उसे जाता हुआ देख अजीब सा मुंह बना लेती है और अपने चेहरे को मेकअप को कम करने की लगती है। नैना का अपार्टमेंट। डेविड व्हाइट कलर का पैंट पहने शर्टलेस लिविंग हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। तब सब तरह के पर्दे बंद थे और लाइट जल रही थी। तभी नैना कमरे से उसके व्हाइट शर्ट को पहने बाहर आ जाती है और आकर डेविड के बगल में बैठते हुए लेट कर उसके गोद में अपने सिर को रख लेती है। डेविड, जो कि अपने कानों में ईयरबड्स लगाए किसी से मीटिंग लेने वाला था, नैना की तरफ देख कर बोला, नैना मुझे मीटिंग लेनी है। नैना डेविड के पेट पर अपनी गर्म सांसें को छोड़ते हुए लिक करते हुए बोली, सो टेक इट, मना कौन कर रहा है। ये कहते हुए नैना डेविड के कमर को एक हाथ से सहलाते हुए उसकी मसल्स पर किस कर लेती है, जिसे महसूस करते हुए डेविड अपना लैपटॉप बंद कर नैना के सिर को कस कर पकड़ कर उसके होठों पर अपने होठ रख कर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। नैना डेविड का साथ देते हुए अपना हाथ ऊपर कर उसके बालों को कस कर पकड़ लेती है और वो भी डेविड के होठों पर उतने ही पैशन के साथ किस करने लगती है। वही डेविड के हाथ उसके सीने से होकर पेट में डेविड, जिसके एक्साइटमेंट के कारण सांसें तेज हो रही थी, नैना को इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, नैना। डेविड नैना की बात को इग्नोर करते हुए, मैं कल रात से थकी हुई हूँ, मुझे भूख लगी है। जिसे सुनकर डेविड थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तो तुम्हें सीधा सावर लेकर आना चाहिए था, इस हुलिये में आकर मुझे क्यों आकर्षित कर रही हूँ। डेविड की शिकायत को इग्नोर कर नैना उठकर बैठ जाती है और अपने शर्ट को बटन को लगाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ सावर लेने, या तो ऑर्डर कर दो या मेरे लिए नाश्ता बना दो। डेविड अपनी गोद में तकिया को रखते हुए गुस्से से बोला, आई एम ऑलरेडी हार्ड, और तुम मुझे इस हालत में, चाहो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। नैना ने कमरे के दरवाजे के पास रुककर पलट कर डेविड को देख मुस्कुरा कर कहा, जिसे सुनकर डेविड खुश होकर उठ जाता है और उसके पीछे आते हुए कहता है, ये भी कोई कहने की बात है। इतना कहकर डेविड नैना को अपनी गोद में उठाते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाता है। इधर मालाबार हिल्स में आरती एक मैगजीन में एक नई डिश की रेसिपी देखते हुए सोनाली को नाश्ता करवा रही थी। जब राघव अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आता है तो राघव आरती की तरफ देखते हुए बोला, आरती। राघव की आवाज़ सुन आरती सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपका ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर ढक कर रखा है। राघव आरती के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुमने नाश्ता किया। आरती राघव की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैंने कर लिया। आरती की बात सुन राघव कुछ पल चुप रहकर बोला, आज रात को डिनर मत बनाना, तो हम साथ में डिनर करने चलेंगे। राघव की बात सुन आरती सरप्राइज होते हुए बोली, हम बाहर घूमने जाएंगे। राघव अपना सिर हिला देता है तो आरती मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, और आप किसी अच्छी सी मूवी को टिकट भी ले आना प्लीज़। राघव आरती की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, तो तुम सोनाली के साथ रेडी रहना। आरती राघव की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और राघव अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट पूरा करने के बाद राघव आरती की तरफ देखते हुए बोला, बाहर से कोई सामान लाना है क्या। आरती अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं, सब कुछ है घर में। राघव अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर आरती को देते हुए बोला, अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई काम आ जाए उसके लिए। आरती राघव की बात पर उसकी तरफ देखते हुए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरा एक काम करेंगे। राघव आरती की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ कहो, क्या काम था। विप्लो कह रहा था कि आजकल सोशल मीडिया से भी बहुत पैसे मिलते हैं और उसने कहा कि मैं घर में अच्छे अच्छे खाने की रेसिपी अगर सोशल मीडिया में वीडियो के जरिए शेयर करती हूँ तो मुझे लोग सब्सक्राइब करेंगे और मुझे पैसे मिलेंगे, तो प्लीज़ उसका प्रबंध आप कर देंगे। आरती ने आंस भरी आंखों से राघव को देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में राघव अपने सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, शाम को साथ में चलेंगे ज़रूरत के सामान लेने, तब तक लिस्ट बनाकर रख लेना। आरती राघव के हाथ सुनकर खुश होकर उसे गले लगाते हुए बोले, आप बहुत अच्छे हैं राघव जी। राघव अचानक आरती के गले लगाने पर बिल्कुल फ्रीज होता है और वहीं आरती नॉर्मल तरीके से राघव से दूर होकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। राघव अपना सिर हिला देता है और खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, शाम को मिलते हैं आरती, बाय, ख्याल रखना अपना। इतना कहकर राघव जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। आरती उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहे थे और सोनाली के साथ मस्ती करने लगती हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में रिया मुंह बनाते हुए कॉरिडोर में चल रही थी। जब वो चलते हुए युवराज अग्निहोत्री से टकरा जाती है तब
युवराज के हाथ में पकड़ा असाइनमेंट नीचे गिर जाता है, जिस पर वो गुस्से में बौखला कर रिया से कहता है, तुम्हारे पास तमीज़ नहीं है, अंधी भी हो चुकी हो क्या? युवराज की बात पर रिया उसे घूर कर देखती है, फिर मुंह बनाकर उसके वहाँ से जाने लगती है, जिसे देख युवराज अपने दांत पीसते हुए कर, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जिसका नुकसान किया उसकी मदद करो। रिया युवराज की बात सुन सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, तुम प्लीज़ मेरा दिमाग और ख़राब मत करो। युवराज दांत पीसते हुए रिया की तरफ देखता है तो रिया उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और युवराज अपने असाइनमेंट को उठाने लगता है। रिया जब फैकल्टी डिपार्टमेंट की तरफ पहुंचती है तो उसकी मुलाकात अनमोल से हो जाती है, जो कि क्लास लेकर वापस आ रहा था। अनमोल रिया को उदास देकर उसके पास आकर बोला, तुम इस तरीके से बाहर कहाँ घूम रही हो, तुम्हारा और कोई क्लास नहीं है क्या? अनमोल की आवाज़ सुनकर रिया उसके पास जाकर उसे गले लगा देती है तो अनमोल हक्का बक्का हो जाता है और इधर उधर देखता है। वहाँ पर कोई नहीं था, जिसे देखते हुए अनमोल रिया को खुद से अलग कर उसके हाथ को पकड़ कर बोला, केबिन में चलते हैं। रिया अनमोल की बात पर छोटा सा मुंह बनाते हुए प्रोफेसर अनमोल रिया को अपने साथ केबिन में ला केबिन के दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? रिया अनमोल की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है तो अनमोल उसे कमर से उठाकर अपने पीछे रखे टेबल पर बैठाते हुए कहता है, वापी अपना करियर डेवलप करने जा रहा है रिया। रिया अनमोल की बात सुनकर सीने से अलग होकर रोना शुरू कर देती है, जिस पर अनमोल उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, इस तरीके से रोना बंद करो। जिसे सुनकर रिया अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, मेरा रोने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। अनमोल रिया की बात पर उसे अलग हो उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, तुम रोती हो तो मुझे फ्रस्ट्रेट होती है, प्लीज़ रोना बंद करो। रिया मुंह बनाते अनमोल की तरफ देखती है। जब उसका फ़ोन बजने लगता है तो वो पर्स से अपना फ़ोन निकालती है तो उसे विप्लो कॉल कर रहा था। विप्लो के कॉल को देखकर रिया जल्दी से फ़ोन अटेंड करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से विप्लो फ्रस्ट्रेट में बोला, मर गई है क्या, इतना डर लगता है फ़ोन उठाने में? यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ा हूँ, जल्दी से आ। जिसे सुनकर रिया अनमोल को अपने सामने से हटा जल्दी अपने चेहरे को साफ करते हुए, आ रही हूँ मैं, तू यहीं पर रुकना। इतना कहकर रिया कॉल कट करके वहाँ से भागने लगती है, जिस पर अनमोल उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, कहाँ, तुम्हें क्लास जाना है रिया। सिर घुमाकर अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, मैं वापी के पास जा रही हूँ, कल वो कोरिया चला जाएगा, प्लीज़ जाने दीजिए ना प्रोफेसर। अनमोल घूर कर रिया की तरफ देखता है तो रिया उसके होठों पर पैक देकर कहती है, आगे का रिश्वत रात को ले लेना, बाय। इतना कहकर रिया जल्दी से अनमोल से खुद को छुड़ा कर भागते हुए उसके केबिन से निकल जाती है तो एक बार फिर से युवराज से टकरा जाती है। रिया युवराज के टकराने के बाद जल्दी से उसका असाइनमेंट उठाकर उसके हाथ में देते हुए बोली, अंधे तुम हो, देखकर चलना नहीं आता तुम्हें? इतना कहकर रिया दौड़ते हुए कैंपस की तरफ चली जाती हैं। युवराज गुस्से भरी आंखों से उसे जाता हुआ देखने के बाद केबिन की तरफ देखता है और व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहता है, प्रोफेसर को फंसा कर रखा है। इतना कहने के बाद युवराज अपने प्रैक्टिकल लैब की तरफ चला जाता है। इधर रिया कैंपस में आती है तो विप्लो गाड़ी में बैठे हुए रिया से कहता है, जल्दी आ, बैठ, शॉपिंग पर चलना है। रिया जाकर उसके साथ बैठते हुए बोली, कहाँ जाना है हमें? विप्लो अपनी कार स्टार्ट करते हुए बोला, किडनैप करके ले जा रहा हूँ तुझे, इसलिए अपने प्रोफेसर को बता दे। इतना कहकर विप्लो रिवर्स लेकर कार फुल स्पीड में यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ ले जाता है। इधर शारंग कंपनी में मृत्युंजय अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा स्क्रीन के पास खड़े सुधांशु को लगातार घूरे जा रहा था और सुधांशु उसे प्रेजेंटेशन दिखाते हुए समझा रहा था। राजीव सुधांशु के समझाने के तरीकों को देखते हुए मृत्युंजय से धीरे से बोला, एक काम कर, अपने साले के साथ पार्टनरशिप कर ले। कितना अच्छा समझाता है यार। मृत्युंजय राजीव को तिरछी नज़र से घूरते हुए बोला, तेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा? राजीव मृत्युंजय को घूरते हुए नज़र को महसूस कर मुंह बनाते हुए बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि तेरा साला तेरे असली साला नहीं है। तूने मेरे मन की बात छीन ली, या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरी प्यारी पत्नी मेरी सासू माँ की तरह भोली है और मेरा साला बिल्कुल मेरे ससुर जी की तरह टैलेंटेड होगा। तो मृत्युंजय ने शंका जताते हुए कहा, जिस पर राजीव मृत्युंजय से कुछ कहता उससे पहले सुधांशु मृत्युंजय से बोला, आप लोगों में क्या बातें हो रही है? मैं यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ समझा रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा? मृत्युंजय सुधांशु की करकराती आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी नाराज़गी से बोला, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, ठीक है, तुम इस तरीके से मुझ पर तानाशाही नहीं झाड़ सकते। सुधांशु मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन इस कंपनी के बॉस को अपने अलावा किसी और की बात सुनना पसंद नहीं है और मुझे
ऐसे लोग नहीं पसंद, अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। शोभित जल्दी से खड़ा होकर सुधांशु से बोला, मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, आगे कंटिन्यू रखो। शोभित की बात सुनकर सुधांशु मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोले, इस कंपनी के बॉस को जरा भी दिलचस्पी नहीं है मेरे प्रेजेंटेशन पर। मृत्युंजय सुधांशु के इल्जाम को सुनकर अपने दांत कसते हुए, तुम्हें जो भी प्रेजेंटेशन देनी है तुम देना, लेकिन मैं तुम्हें तभी देने दूंगा जब तुम मेरी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करोगे। मैं तो कर दूंगा, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा, सुधांशु ने पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें फ़ायदा चाहिए तो सुनो, बहुत जल्दी तुम एक बार फिर से मामा बनने वाले हो। सुधांशु मृत्युंजय की मुस्कान को देखते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मिस्टर सारंग, बेहतर होगा कि काम के वक्त आप अपने पर्सनल मैटर को बीच में ना लाएं। मृत्युंजय घूर कर सुधांशु की तरफ देखता है, जिस पर विकल्प सुधांशु का साथ देते हुए मृत्युंजय से कहता है, सिद्धू सही कह रहा है भाई। मृत्युंजय विकल्प की बात पर सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोला, जब से ये साला मेरी ज़िंदगी में आया है तब से मैं पागल हो गया हूँ। मृत्युंजय के इल्जाम पर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मिस्टर सारंग, आप मेरे आने से पागल नहीं हुए हैं, बल्कि आपके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि कोई आपकी कम्पीट नहीं कर सकता, वो टूट रहा है, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए सुधांशु की तरफ देखता है, जब नीचे से फायर अलार्म बजने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।